आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर निकाल दो और नोट्स बनाना, एंड नोट्स एंड में मेरे साथ शेयर करना इधर ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैंने आज के पॉडकास्ट में सीखा है कि हम लोगों को ना बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे गेस्ट ने आज एक एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर करी है जिससे आप एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड, मैंने ये भी सीखा कि इमोशंस अलग अलग टाइप के होते हैं एंड उनको मैनेज कैसे किया जाता है। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी मेरे लिए, वो थी कि कैसे हम हमारे इमोशंस को समझ के हमारे पार्टनर्स के साथ और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। पॉडकास्ट के एंड में मुझे बताना कि आपने क्या सीखा इस पॉडकास्ट से, एंड वॉच इट टिल द एंड। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट सीखने को मिले। एंड इस पूरे एक्सपीरियंस का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे। एंजॉय द शो। शिवम, welcome on Figuring Out. Thank you so much, and I'm really happy to be here. Thank you so much for coming here. So, I know you're getting very famous these days, and I'm sure कि बहुत लोग आपको जानते होंगे. But for my audience, people who might not know you, please introduce yourself in 1 minute. Right. So my name is Shivam. I'm an author of 2 self-help books, How to Unleash Your True Potential and Finding the Magic in You. I am an ex-aerospace engineer and researcher. I used to work in aerospace engineering, did my bachelor's, master's, and now I'm a full-time EQ coach, emotional intelligence coach. I train people on building emotional intelligence, how to understand their emotions better, how to manage their emotions better, and basically help them learn how to respond to their emotions rather than reacting to their emotions. And जो आप करते हो वो क्यों important है? I think सबसे बड़ा गैप आज की डेट पे जो आता है हमारे इमोशंस के बारे में, वो बहुत मिसकंसेप्शंस है इमोशंस को लेकर। हम क्या फील करते हैं, क्यों फील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। एंड समवेयर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन माई इंजीनियरिंग डेज, मास्टर्स डेज, आई फिगर्ड आउट कि अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स। कि लोग सफ़र ही बहुत ज़्यादा इसलिए करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं गैप है जो दुनिया वो देख रहे हैं अपने दिमाग में वर्सेस दुनिया जो सच में एग्जिस्ट करती है। सो टेल मी, लोग क्या गलत समझते हैं? व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को जो है, लाइक ऐसी क्या गलत फहमी है लोगों को जिसकी वजह से लोग अपने आप को समझना स्टार्ट ही नहीं करते? आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग इमोशंस इज कि हम काफ़ी बार इमोशंस को लेबल कर देते हैं कि दीज आर पॉजिटिव इमोशंस एंड दीज आर नेगेटिव इमोशंस। अच्छा, तो क्या होता है एग्जाम्पल? राइट, एग्जाम्पल, पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पीनेस, दैट इज अ पॉजिटिव इमोशन। आई वांट टू बी मोर हैप्पियर। एक होता है ना कि नॉर्मल हम गोल मानते हैं, माई गोल इज टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी एक्साइटेड, आई वांट टू बी एनर्जेटिक। हम इमोशंस हैप्पी कैटर कर दिया, लेबल कर दिया, और हम बोल रहे हैं कि हम उधर ही रहना चाहते हैं। नेगेटिव इमोशंस, एंगर सच ए नेगेटिव इमोशन। मुझे एंगर नहीं होना है। बहुत सारे एडवाइसेस भी मिलते हैं हमें कि गुस्सा होना गलत बात है, गुस्सा करना गलत बात है। सैड इज ए नेगेटिव इमोशन। आई डोंट वांट टू बी सैड। मेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी सैड होने में। तो मुझे तो काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आई डोंट वांट टू बी सैड। आई डोंट वांट टू फील गिल्टी। आई डोंट वांट टू फील स्ट्रेस फॉर पर्टिकुलर रीजन। स्ट्रेस इमोशन नहीं है, बट इन दैट पर्टिकुलर फीलिंग, राइट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के हमने लेबल जब कर दिया ना इमोशन को, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग क्या करता है, उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है कि पॉजिटिव इमोशंस की तरफ भागो और नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करना स्टार्ट करो। बिकॉज नेचुरल सी बात है, द मोमेंट यू फील कि अनप्लेजेंट है, ये नेगेटिव है, तो आप नेचुरली से थोड़ा दूर हटना चाहोगे ना। एंड ये गैप यहाँ पर सबसे बड़ा है। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस कुछ होते नहीं सच में। हर एक इमोशन का अपना एक पर्पस है, एंड उन इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। कि जब आप समझोगे ना कि मैं सैड फील कर रहा हूँ एंड क्यों कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके आधे प्रॉब्लम्स वहां से सॉल्व होने स्टार्ट होंगे। तो आई फील कि मैंने एग्जामिनेशन में फेल कर गया, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सैड। तो व्हाट डिड यू फिगर आउट कि मेरा सैडनेस का रीजन कुछ और नहीं है कि मैं बेकार इंसान हूँ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत अनवर्दी हूँ। इट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि मेरे एग्जामिनेशन फेल हो गया हूँ मैं, जिस कारण से मैं आगे नहीं बैठ पाऊंगा। दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग सैड। इट्स वेरी नेचुरली फॉर यू टू फील सैड राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो जब हम ये सैडनेस को लेबल करेंगे, आई एम फीलिंग सैड, देन यू विल बी एबल टू टेक एक्शन अराउंड इट। फिर आप एक्शन लोगे, क्या करना है नेक्स्ट, मुझे या तो अगला एग्जामिनेशन देना है, या मेहनत करनी है और ज़्यादा, प्रिपेयर करना और ज़्यादा। आई टेक एन एक्शन अराउंड इट एंड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इवेंचुअली। बट अगर मैं बैठ जाऊँ, आई स्टार्ट सल्किंग विद दैट इमोशन कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सैडनेस कहाँ, नहीं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फेल हो जाओ नहीं फेल हो जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समवेयर हम अपने बर्डन डाल दिए हम दुनिया के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, कि मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं तो कूल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पास हुआ फेल हुआ, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है इंटरनली, दैट इज इम्पैक्टिंग यू। तो समवेयर वो बर्डन बन जाता है। ओके, सेम गोज विद एंगर। बचपन से बताया गया हम सबको गुस्सा बहुत गलत चीज़ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंगर इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन।
बट प्रॉब्लम गुस्से के साथ कभी नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है हाउ वी रिएक्ट टू एंगर। गुस्से में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि गुस्सा होता क्या है। गुस्सा क्या है? गुस्सा इज अ प्रोटेक्टिव इमोशन। गुस्सा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी भी चीज़ों से। अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप रोड पर वॉक कर रहे हो एंड सडनली आपके ऊपर एक एनिमल, वाइल्ड एनिमल अटैक कर दे, आप क्या करोगे? भागूंगा मैं, या अटैक डिफेंस करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, खुद को बचाऊंगा, पत्थर उठा के फेंकूंगा। एग्जैक्टली राइट, आप प्रोटेक्ट करोगे खुद को। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे द मोमेंट एनिमल इज जंपिंग ऑन टू, जंप कर चुका है आपके ऊपर, तो आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट में जाएगा। इट वुड वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो आप जब अटैक कर चुका है तो आप भी अग्रेसिव हो गए, बिकॉज आपको लड़ना है उस जानवर से खुद को बचाने के लिए। तो उस वक्त जो एंगर आप फील करोगे, जो गुस्सा फील करोगे, जो अग्रेशन फील करोगे, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? एंगर। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आप बोलते कोई बात नहीं, चले जाओ जानवर, तो आपकी जान चली जाती। तो उस पॉइंट पे बीइंग काम व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी एंग्री, विल किल यू इवेंचुअली, राइट? तो एंगर इज व्हाट? इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। एंड आप नोटिस करो सिमिलरली यही होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हो, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हुए हो, एंड उन्होंने कुछ बात कर दी जिससे आप ऑफेंड हो गए। नो, दैट इज नॉट अ रियल अटैक, बट दैट इज अ पर्सनल अटैक। सिमिलर रिएक्शन, योर बॉडी सीज एट अ थ्रेट। आपके दिमाग को क्या लगा कि ये मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, पूछ रहे कि तुम्हें जॉब कब लगेगी, कितने पैसे कमा रहे हो, कब शादी होगी। तो आपके ऊपर थ्रेट आ गया ना। दैट इज नॉट अ रियल थ्रेट, दैट इज एन इमेजिनरी थ्रेट एंड देन पर्सनल थ्रेट। तो आपका बॉडी फिर से बोलता है मुझे फाइट करना है, तो आप इम्पल्सिव हो, तो आप रिएक्ट करते हो, क्यों पूछ रहे हो मुझे फालतू चीजें, या उठ के चले जाते हो। सो समवेयर अगेन वो इम्पल्सिविटी कहाँ से आई? गुस्से से आई। तो समवेयर जब हम समझेंगे ना कि गुस्सा कहना क्या चाह रहा है मुझे, कि आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी, जब समझेंगे तो एक बेटर रिस्पॉन्स कर पाएंगे उस चीज के ऊपर। नहीं समझेंगे तो इम्पल्सिवली रिएक्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है हर एक नेगेटिव इमोशन का, तो इमोशंस आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, दे आर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, बट एवरी इमोशन कम्स विद अ पर्पस। एंड हमारा गोल होना चाहिए उन इमोशन को समझना, ताकि हम उनको बेटर रिस्पॉन्ड कर सके। दैट इज ट्रू, दैट आई एग्री विद दिस। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इमोशंस और बिहेवियर के बीच में। बिल्कुल राइट। तो मेरा गुस्सा होना किसी चीज की वजह से इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कैसे बिहेव करता हूँ गुस्से में इज अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। एंड बहुत लोग अपने बिहेवियर की वजह से ब्लेम करते हैं अपने इमोशंस को, एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग। एब्सोल्युटली। कि हे मैं तो गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, तुम गुस्सा थे तो 5 और चीजें कर सकते थे, बट तुमने यही करा क्योंकि तुमने ये चीज किसी ना किसी में देखी है या सीखी है या सबकॉन्शियसली अपने आप में अपनी बना ली है। 100%। एंड यूजुअली लोग ये सारी चीजें अपने माँ बाप से सीखते हैं। बिल्कुल। सो मैं गुस्से में क्या करूंगा या क्या करता हूँ जब मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूँ, प्रोबेबली नोइंगली अननोइंगली मैंने मेरे पापा में देखी होगी, मेरी मम्मी में देखी होगी, मेरे घर वालों में देखी होगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली हु आई एम ट्राइंग टू बिकम। बिल्कुल। एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द फैक्ट कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल 100%। एंड दैट पीपल नीड टू वर्क ऑन। क्योंकि वो कुछ भी अगर काम करते हैं गुस्से में या किसी भी एक नेगेटिव इमोशन में, वो बिहेवियर बताता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उन्होंने अपने इमोशंस कैसे प्रोसेस करें लाइफ में, उन्होंने क्या किया है। राइट। वो ये नहीं बताता है कि तुमको ये बात पे गुस्सा आया कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा सबको आता है, एग्जैक्टली गुस्सा सबको आता है, बट रिएक्ट जो अच्छे से करता है, रिस्पॉन्ड बेटर तरीके से करता है, दे समहाउ एबल टू मैनेज बेटर रिलेशनशिप्स, करियर पाथ्स, बहुत सारी चीजें बेटर करना चालू कर देते हैं। बट हाँ, अगर आप हर समय इम्पल्सिवली रिएक्ट करोगे इमोशंस के ऊपर, तो आपको लगेगा गुस्सा ही प्रॉब्लम है। कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्से? गिव मी एक्सरसाइज, वन एक्सरसाइज जिससे गुस्से को कंट्रोल करना लोग सीख सकते हैं। राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जो सबसे हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, हर रिलीजन में, हर जगह बात करते हैं, योगा में बात करते हैं। डीप ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस, ब्रीदिंग पैटर्न एब्रप्ट होना चालू होता है, रैपिड होना चालू होता है। एंड वो क्या सिग्नल दे रहा है हमें? अगेन फाइट और फ्लाइट के लिए, बिकॉज दैट अलाउज यू टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आप ये समझना स्टार्ट कर दो कि मेरी बॉडी इस तरीके से चेंज हो रही है, पहला काम करो, टेक अ डीप ब्रेथ। जब ब्रेन शांत होगा, बॉडी रिलैक्स होगा, नर्वस सिस्टम काम होगा, आपकी ब्रेन भी ऑटोमेटिकली उस तरीके से रिएक्ट करेगा। सेकंड थिंग, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये चीज क्या होता है? गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो जब आप नोटिस, मैंने क्या किया कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी बॉडी वार्म होनी चालू हो रही है, हीटअप हो रही है। व्हाट डू आई नीड टू डू हियर? पानी पियोगे, टेम्परेचर डाउन होगा। अगेन मेरे बॉडी एंड ब्रेन को क्या सिग्नल मिला कि गुस्से की जरूरत नहीं है, इतना गुस्सा जरूरत नहीं है। अगेन कुछ चीजें कि अगेन जो बोलते हैं कि आप यार काउंट कर लो खुद के अंदर 5 4 3 2 1, तो अगेन आप बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दे रहे हो। बट सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें गुस्से को बस डिले करती है, सॉल्व नहीं करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस वुड बी, गुस्सा जब शांत हो गया तो जिस चीज ने आपको गुस्सा कराया था उस बारे में जाकर बात करो। वरना क्या होगा,
आज तो अपने गुस्से को शांत कर लिया, जो लोग करते हैं जनरली, बट कल भी उसी वही तो होगा ना फिर से। अगर आपने कुछ कहा जिस कारण से मैं बार बार ट्रिगर हो रहा हूँ, आपको क्या पता कि वो नहीं कहना था, कहना था। आप तो फिर से वही कहोगे, कल परसों भी वही कहोगे आप, जब तब तक हो जब तक मैं फट ना जाऊं। क्योंकि मैं तो हर दिन सप्रेस कर रहा हूँ ना, यार छोड़ दो यार क्या बोलना, छोड़ दो यार क्या बोलना। 5वें दिन 6ठे दिन नहीं रुकूंगा मैं, तो मैं फटूंगा राइट। तो जब मैं फटूंगा तो वो बहुत स्ट्रांगली निकलेगा और बहुत छोटी सी बात पे निकलेगा। उस दिन आपने कुछ रैंडमली बहुत छोटी सी बात कही होगी, मैं उस पॉइंट पे फट जाऊंगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर इमोशन। तो पहले इन तरीके से इमोशन शांत होता है एंड देन टॉक अबाउट द इशू एज वेल, जो उस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। आई ऑल्सो थिंक देयर इज वन मोर थिंग जो लोगों को हेल्प करती है ऑन एंगर। लोग ना कंफ्यूज करते हैं, हर चीज़ को बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो लोगों की लैंग्वेज बहुत अफेक्ट करती है कि वो क्या बता रहे हैं खुद को और क्या कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मोमेंट में फील क्या कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि जो वो फील कर रहे हैं वो कुछ और है, वो गुस्सा नहीं है। तो लोगों को ये फिगर आउट करना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन में जो फील कर रहा हूँ वो क्या है। क्योंकि कई बार जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो तो बोलते हो गुस्सा हूँ, इरिटेटेड होते हो तो बोलो गुस्सा हूँ, मैं एंग्री हूँ तो भी मैं गुस्सा हूँ, मैं पीव्ड हूँ तो भी मैं गुस्सा हूँ, मैं इंद्रेज्ड हूँ तो भी मैं गुस्सा हूँ। ये 5 अलग अलग चीजें हैं, सब अलग है। लाइक जस्ट एंगर मीन्स, सो एंगर तब आता है जब आपको कुछ करना है और आप कर नहीं पाते हो, आप किसी तरह से बंद हो कि यार हेल्पलेस हूँ, मेरे को कुछ करना है, दैट इज एंगर। बिल्कुल, ठीक है। फिर डिसअपॉइंटमेंट इज जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो किसी से और वो होता नहीं है। आपने कर दिया, इसमें आप कर नहीं पा रहे हो, आपने कर दिया है, सामने वाले ने कर दिया और उसने गलत कर दिया, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट। सो टेल योरसेल्फ कि गुस्सा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल, राइट। द थर्ड इज इनरेज्ड, जो आपने जानवर वाला एग्जाम्पल दिया कि किसी जानवर ने मान लो मेरे घर वालों को अटैक कर दिया, या मेरे पास में मुझे पता है कि अगर ये XYZ वाइल्ड एनिमल है, ये मेरे बच्चे को अटैक कर देगा, मुझे किसी न किसी तरह इसको हटाना है, तो मेरा वो लाइक अंदर का वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसको मुझे हटाना है, वो भी गुस्सा नहीं है, दैट इज इनरेज, लाइक मैं उस टाइम पे वो हटा रहा हूँ, दैट इज। और फिर एक पीव्ड, दैट इज कि मुझे घिन आ रही है इस चीज से, लाइक ये मैं बेयर नहीं कर सकता, मेरी वैल्यूज, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरी चीजों के अगेंस्ट से तुमने क्या कर दिया। एंड देन इरिटेटेड, कि बार बार एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज हो रही है, वो मुझे गुस्सा नहीं कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो उससे पॉइंट है, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मुझे इग्नोर करना है। तो ये 5 जो चीजें हैं, इन 5 को लोग यूजुअली नाम देते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जबकि ये 5 इमोशंस अलग अलग हैं। एंड द मोमेंट, जिस मोमेंट पे लोग डिसाइड करेंगे कि भाई मेरे हर इमोशन का, हर फीलिंग का नाम अलग है, सबका एक नहीं है, उस दिन वो रियलाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे हर जगह अलग तरीके से रिएक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो उसका आंसर गुस्सा नहीं है, अगर आप इरिटेटेड हो तो उसका आंसर गुस्सा नहीं है, जब आप गुस्सा हो तभी का आंसर गुस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इमोशनल वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज बनाना, इमोशंस को पता करना, अपनी वोकैबुलरी को जानना, खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर तुम नाम ही नहीं पता तुम क्या फील कर रहे हो, एग्जैक्टली राइट, तो आप तुम हर बार हर चीज को क्लब कर दोगे, यही हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली राइट। एंड ये चीज आप नोटिस करोगे ना, मेन में ज्यादा होती है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कभी इमोशंस को समझना या वोकैब को क्रिएट करना। आप नोटिस करो कि व्हेन अ वुमन इज फीलिंग सैड, शी कैन क्लियरली पॉइंट इट आउट कि मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ आज। मेन क्या करते हैं काफी बार, बिकॉज हमें बताया नहीं गया, ना सिखाया गया सोसाइटी की तरफ से, घर वालों की तरफ से, किसी की तरफ से फॉर दैट मैटर, तो हम क्या करते हैं कि हमारा इमोशन सप्रेस होता जाता है। सो जो आपने बताया एग्जैक्टली कि एंगर इज ऑफन सप्रेस सैडनेस, मेनी टाइम्स एंगर इज सप्रेस सैडनेस। मैं सैड फील कर रहा था बहुत दिनों तक, बट मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। मुझे बात करना है, मैं शेयर करना है, बट कर नहीं पा रहा हूँ। अब वो सैडनेस प्राइमरी इमोशन था, that primary emotion kept on piling up. एक पॉइंट पे वो सेकेंडरी इमोशन बन गया, एंगर, एंड इट केम आउट एज एंगर। एंड आप नोटिस करोगे most of the men react through secondary emotions more than primary emotion. Explain again, secondary emotion क्या होता है? Secondary emotion जैसे हो गया anger, pride, power, authority, उस तरफ ज्यादा निकलता है men का, और because primary emotions of very primary happiness, sadness, ये सारी चीजें, जहाँ पे हम basic emotions जो हम express नहीं कर पा रहे, या तो हम करना नहीं जानते, या तो सोसाइटी में अलाउ नहीं करती है करने को। हाँ, तो डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ये सारी चीजें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि यार मैं गुस्सा और अथॉरिटी से, पावर से निकालता हूं। एग्जैक्टली। जैसे मैं डिसअपॉइंटेड फील कर, मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, बट मैं अगर ये बोलूँ कि मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो लोग मुझ पर बोलेंगे यार तुम्हारा काम है जॉब करना और पैसे कमाना,
हाउ कैन यू बी डिसअपॉइंटेड एट योर जॉब? काम करो, मेहनत करो, तो मेरे पास वो पावर अथॉरिटी नहीं आ रहा बोलने का वो चीज़, तो समवेयर गुस्से से निकलेगा फिर इवेंचुअली कहीं एक दिन फटूंगा फिर मैं, राइट? तो समवेयर एल्स निकलेगा, एग्जैक्ट समवेयर एल्स निकलेगा, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ तो पावर है नहीं उस चीज़ का। आई डोंट थिंक ये मेन और वुमेन की प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबकी है, बट क्योंकि आई फील हम हमेशा बात करते हैं इस बारे में कि मेन को हमेशा बताया जाता है कि यू नो अपने इमोशंस को फील मत करो, उन्हें हमेशा बताया जाता है कि बड़ी चीज़ों पे फोकस करो, ये करो, वो करो, ऑल दैट। तो कभी men are not allowed to feel certain emotions. I also feel कि men को ये सिखाया जाता है कि इमोशंस को इग्नोर करो, जो भी तुम नेगेटिव इमोशंस फील करो उसको इग्नोर करो, जान तुम्हें सैड लग रहा है हटाओ, तुम्हें बुरा लग रहा है हटाओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है हटाओ, तुम काम पे फोकस करो, कुछ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, दूसरी चीज पे जाओ और एस्केप ढूंढ लो, राइट? एट द सेम टाइम वुमेन को सिखाया जाता है सप्रेस करना। उन्हें भी अलाउ नहीं होता पब्लिकली बताना, उन्हें भी अलाउ नहीं होता एक्सप्रेस करना। उन्हें ये बोला जाता है कि हे तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम डिसअपॉइंट हो, यू सक इट अप, जस्ट लेट इट बी, सप्रेस इट, ठीक है, तुझे तो सहना पड़ता है, इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलता है, इट्स फाइन, थोड़ा सैक्रिफाइस कर ले, हम लड़कियां तो बनी इसलिए, लड़कियों को करना ही पड़ता है। तो उन्हें भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस ओपनली आउट मत बोलो, तो वो सप्रेस होते जाती हैं, सप्रेस होते जाती हैं, सिमिलर मेन सप्रेस होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमोशंस शो करना एनी मोर इज अबाउट मेन और वुमेन। आई थिंक ये पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों हमें यही सिखाते हैं। हाँ, मेन भी यही सिखाते हैं, वुमेन भी यही सिखाती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि भाई मत बताओ, बस दोनों का तरीका अलग अलग होता है। वुमेन को सैक्रिफाइस करना सिखाते हैं, मेन को इग्नोर करना सिखाते हैं, एंड वेरी डिफरेंट थिंग। तो मेन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि अरे ये कर ले, वुमेन को बोलते हैं कि छोड़ दे, तुझे तो ऐसा करना ही पड़ता है। दोनों को रियलाइज कराते हैं गलत चीजें, व्हिच इज वेरी 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 रॉन्ग इन अवर सोसाइटी। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा दबाने के लिए बोलेंगे ना, उतना ज्यादा एक दिन किसी ना किसी तरह से वो फट के बाहर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भले मेन हो या वुमेन हो, आई थिंक दे शुड बी टॉट एंड अलाउड टू फील इमोशंस, एंड उनकी लैंग्वेज बढ़ानी चाहिए कि किस टाइम पे तुम क्या फील कर रहे हो। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है। खैर में हम बात कर रहे हैं सैडनेस की और सप्रेस इमोशंस की, राइट? वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि मुझे सैड क्यों फील करता है जब मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है उसके बाद भी? ऐसा क्यों है कि मैं सैड फील करता हूँ? राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे देयर आर थिंग्स लाइक फिजिकल नीड्स एंड देयर आर थिंग्स लाइक इमोशनल नीड्स। अब जैसे मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, बट आपकी भूख लगी, आपको भूख लगी, 4 घंटे से खाना नहीं खाए हो, प्यास लगी, आपको सर दर्द हो रहा है, यू वुड फील एंग्री, राइट? हैंग्री जो टर्म यूज करते हैं, आपको गुस्सा नहीं, क्या जरूरत है, छोटे से बात पे खाना नहीं मिल रहा है मुझे, मिल जाएगा इवेंचुअली, पता है मिल जाएगा खाना, घर जाकर खाना, इस पे गुस्सा क्यों हो रहा है मुझे, सब कुछ सॉर्टेड है मेरी लाइफ। तो क्या फंडा हो रहा है कि वन ऑफ माई फिजिकल नीड दैट वाज हंगर वाज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। तो मेरा बॉडी एक पैनिक स्टेट में जा रहा है, क्या पता खाना मिले ना जिंदगी में, बिकॉज बॉडी हमेशा इवोल्यूशनरी तरीके से सोचता है। ब्रेन हमारा उस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि उसकी जब प्राइमरी इंस्टिंक्ट और प्राइमरी नीड फुलफिल नहीं होती, उसे डर लगता है कि व्हाट इफ दिस एक्सट्रीम विल हैपन। तो जब एक बेसिक फिजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो बॉडी पैनिक स्टेट में जाता है, वो गुस्सा होना चालू होता है, दैट इज हैंग्री। सेम गोज फॉर इमोशनल नीड्स, कि हमारी कुछ इमोशनल नीड्स होते हैं, सिक्योरिटी, अटेंशन, वल्नरेबिलिटी, इंटीमेसी, बहुत सारी इमोशनल नीड्स होते हैं। तो हम एक लाइफ के बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, स्पेस पे होंगे, बट अगर हमारी कुछ इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, एंड दैट कुड बी कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुल है, अच्छी शादी है चल रही है, बट मैं जो फील करता हूँ रोज, मेरे पास कुछ शेयर करने को नहीं है। छोटी सी बात है, मतलब बहुत बड़ी चीज भी नहीं, क्या ही बड़ी बात हो गई, बात नहीं करने को मिल रहा है, बट दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। मुझे भूख लगी अंदर से और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सैडनेस आ रहा है ऑटोमेटिकली, और हमें लग रहा है कि क्यों आ रहा है, मतलब मैं तो इतनी अच्छे स्टेट में हूँ लाइफ पे। तो वो समझना बहुत जरूरी है, कौन सी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है आपकी। नाइस, एंड कैसे समझ सकते हैं ये? अगेन वोकैबुलरी, सेम चीज गोज हियर एज वेल। जब आप लेबल करोगे और वोकैबुलरी में ऐड करोगे कि ये मेरे कुछ इमोशनल नीड्स है, तो आप समझ में, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ इन इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड द वेरी सिंपल थिंग इज कि इमोशनल नीड्स, आपका पेट या तो पिज्जा से भर सकता है या तो रोटी चावल से भर सकता है। पिज्जा में ज्यादा मजा आएगा, रोटी चावल में ठीक ठाक मजा आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पिज्जा नहीं मिल रहा हर दिन खाने को, तो आप प्रेफर क्या करोगे, पेट तो भर लो एटलीस्ट। सेम चीज इमोशनल नीड्स के टर्म्स में होता है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है इस पॉइंट पे, तो मैं किससे अपनी दिल की बात शेयर करूं, तो मैं किसी से शेयर नहीं करता हूं। बट अगेन द सेम थिंग, जो पार्टनर के साथ जो मजा आएगा, नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग बीट्स दैट। बट अगर आप किसी दोस्त भी शेयर करते हो, घर वालों से शेयर करते हो, या फिर लिखते भी, जर्नल भी करते हो, आपको पिज्जा जितना मजा नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट आप निकाल तो पा रहे हो ना।
तो you're fulfilling some bit of your emotional needs. तो vocabulary में ऐड करो and then find ways to fulfill them all of those. कैसे कोई अपनी इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ा सकता है? राइट, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा इधर कि देयर आर 9 इमोशनल नीड्स. तो पहला जो था सिक्योरिटी, सबसे बेसिक इमोशनल नीड है जो हमारी, वो सिक्योरिटी है. ठीक है. सिक्योरिटी क्या करती है हमें कि हम किस जगह पे सिक्योर फील कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सिक्योरिटी कब हम फील करते हैं? हाँ. जब हमें लगता है कि मैं अपने बेड पे हूँ एंड मुझे पता है कि यहाँ पर मैं सोऊंगा और मैं सुबह उठूंगा, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दरवाजे बंद है, आई एम वेरी वेरी फिजिकली सिक्योर. ठीक है. बाहर दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, हर दिन हो रहा है कुछ ना कुछ बुरा, हमें फर्क नहीं पड़ रहा ना, हम तो मस्त सो रहे हैं. हाँ. फिजिकली सिक्योर है इसलिए. ठीक है. सेम गोज विथ इमोशनल सिक्योरिटी, कि हम इमोशनली सिक्योर कब फील करते हैं? जब हमें पता है कि आई हैव अ पर्टिकुलर पर्सन विथ whom I can rely on. That could be my parents, that could be my partner, that could be my friends, कुछ भी हो सकता है वो चीज़. तो इमोशनल सिक्योरिटी पहले फिगर आउट करना कि ये मेरी इमोशनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं. सेकंड इज अटेंशन. अब अटेंशन एक सिंपल सा पॉइंट आता है ना कि हम समझना इस पर्टिकुलर चीज़ को कि हमारा अटेंशन कहाँ फ्लो कर रहा है. Okay. राइट, कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं. लाइफ में हर एक इंसान कहीं ना कहीं तरीके से अटेंशन को सीख कर रहा है. हाँ. राइट, कुछ ना कुछ तरीके से. कोई पैसे के थ्रू घूम रहा है, कोई लस्ट के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई पावर के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई फेम के थ्रू ढूंढ रहा है. आप समझो कि मेरा कहाँ अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. जब आप समझोगे तो उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट करोगे. फर्स्ट फिगर आउट दैट पर्टिकुलर, मुझे अटेंशन किस चीज़ से चाहिए, किस चीज़ से चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप उसमें इम्पल्सिव ना हो इवेंचुअली. क्योंकि क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे का अटेंशन चाहिए, ठीक है, क्या बुरी बात है इसमें. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छी बात भी नहीं, इतना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, समझ आपका दिमाग ये भी कह रहा है, फिर लोग आपको ये बोल रहे हैं कि पैसे का बहुत ग्रीड हो गया तुम में, वॉट एवर, तो दिमाग बोलेगा करना भी है और नहीं भी करना है. आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए. तो समवेयर आप जब इग्नोर करते रहोगे, 5 दिन इग्नोर करोगे, 6ठे दिन वो फट कर बाहर निकलेगा. अगेन आप उसमें इम्पल्सिव रिएक्ट करोगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत पैसे वाला कुछ खरीद लोगे या कर लोगे या दिखा दोगे, वॉट एवर. तो अगेन विल एक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे. दैट इज सिक्योरिटी, अटेंशन. थर्ड इज कंट्रोल, कि कंट्रोल हम किस चीज़ में चाहते हैं और कहाँ पर हमारा ध्यान, अटेंशन, फोकस का कंट्रोल जा रहा है. राइट, जैसे एक सिंपल सा चाहिए था कि हम कंट्रोल ढूंढते हैं लाइफ में अपनी ना, कि मेरी कंट्रोल का एस्पेक्ट, जो पैरामीटर हम कंट्रोल की बात करते हैं, किस चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं. कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है. अब फॉर एग्जाम्पल हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रादर देन फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कंट्रोल में है, तो हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या स्ट्रेस रहेंगे. एंड सेम गोज अदरवाइज, कि हम उन चीज़ को समझ जाए कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में और ये चीज़ें नहीं है, तो अगेन आई विल बी मच मोर इन सिंक, मच मोर एट पीस. उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. थर्ड इज कंट्रोल, इमोशनल नीड. फोर्थ इज मीनिंग एंड पर्पस. राइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीनिंग, कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द कोर वैल्यू दैट आई वांट टू बिल्ड माई लाइफ विथ. जैसे आप काम कर रहे हो, आप बुक लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो बुक? नो योर व्हाई. राइट, कि मैं बुक इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग भरे और मैं शायद मेरे कुछ वर्ड्स के थ्रू किसी की लाइफ बेटर हो जाए. बट यूजुअली ये वाई ऊपर के तीनों में से आ सकता है ना, किसी ना किसी से. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि लेट्स से मेरा पर्पस है, फॉर एग्जांपल मैं बुक लिख रहा हूँ, राइट, हाँ, बुक क्यों लिख रहा हूँ, तो वो हो सकता है मे बी मुझे अटेंशन की कमी है, मुझे मे बी कंट्रोल की कमी है, मे बी मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी है. बिल्कुल, राइट, इट कैन बी एनीथिंग. इट इज ऑल म्यूचुअली, जो नो हम बात कर रहे हैं ना, नो के नो म्यूचुअली डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा. एग्जैक्टली, राइट, ओके, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. राइट, तो वो मीनिंग पर्पस ढूंढ पाना, एंड दैट ऑलवेज कम्स विद द ट्रू वैल्यूज, कोर वैल्यूज. कौन सी कोर वैल्यूज मुझे ड्राइव करती है, ताकि हम उस तरफ अटेंशन डालें, समय डालें, जो हम अटेंशन की बात करें कंट्रोल डालें, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को बिल्ड करें. अब अगर मीनिंग और पर्पस नहीं होगा लाइफ में, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे लाइफ के साथ, बट कोई हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. राइट, कि पैसे बहुत कमा लिए, बट पैसे के साथ करना क्या पता ही नहीं मुझे. मैं तो बस कमा रहा था ताकि दुनिया को दिखा सको मेरे पास बहुत पैसे, बट मुझे खुद नहीं, मुझे खर्च नहीं करना है, ना मुझे कपड़े खरीदने, ना मुझे घूमना है, बस पैसे इकट्ठे हो रहे. नो मीनिंग एंड पर्पस इन दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट, नेक्स्ट इज प्रिवेसी. अगेन प्रिवेसी का मतलब कि हम अपनी लाइफ को कितना अपने में कंटेन्ड करके रख रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे. वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. दैट मीन्स हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम कुछ चीज़ें शेयर भी करें, कुछ चीज़ें डिस्कस भी करें, एक पॉइंट ऑफ सोसाइटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट बिल्ड करें, लेकिन कितना. ओवर डू यू आर इन प्रॉब्लम, अंडर डू यू आर इन प्रॉब्लम. तो वही पॉइंट, कितना प्रिवेसी आप मेंटेन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़ पे. अगला आता है कम्युनिटी, कि अगेन लाइक आई मेंशन सोशल एनिमल वाली चीज़, कि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कम्युनिटी में एक्ट और अटैच होने की कोशिश कर रहा है. हम सब वही कर रहे हैं. अगर मैं एक सोसाइटी में हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ फिट इन करना पड़ेगा, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा. नॉट द मोर आई एम ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट कम्युनिटी नॉर्म्स,
द मोर स्ट्रेस आई विल बी, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली रिबल बनना पड़ेगा. तो मुझे समझना कि मैं कम्युनिटी में किस तरीके से फिट कर रहा हूँ, एंड देन चूजिंग द राइट कम्युनिटी फॉर मी. 7वां हो गया इंटीमेसी. नाउ इंटीमेसी नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनल इंटीमेसी. व्हेन आई से इमोशनल इंटीमेसी, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आप इमोशनली किसी के साथ वल्नरेबल कनेक्ट हो सको, जिनके साथ आप डेप्थ में बातें कर सको. एंड दैट इमोशनल इंटीमेसी व्हाट इट डज रियली, इसकी हमारे साथ वो एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर आता है जहाँ पे हम वल्नरेबल हो सकते हैं, अपनी इमोशंस की बात कर सकते हैं, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. अगेन दैट रियली फील्स लाइक होम, एंड अगेन इट ऑल्सो कनेक्ट टू सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, राइट. तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां से आता है, इमोशन, राइट, इंटीमेसी. अगला है स्टेटस. स्टेटस अगेन जैसे मैंने बात की ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम हर इंसान स्टेटस कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहा है अपने पर्टिकुलर चीज के लिए, विच कनेक्ट्स विद द कम्युनिटी थिंग, कि हम स्टेटस कम्युनिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं. इवेंचुअली वो कितना स्टेटस होगा, ओवरडू कर रहे हैं, अंडरडू कर रहे हैं, हमारे लिए वो राइट अमाउंट क्या होने वाला, वो स्टेटस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई. एंड लास्ट थिंग वुड बी अचीवमेंट, राइट. अचीवमेंट कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें मुझे ड्राइव करेंगी, कुछ चीजें मुझे ड्राइव नहीं करेंगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ काइंड पर्सन, तो आई एम ड्रिवन बाय काइंडनेस, बट आई एम नॉट सो मच ड्रिवन बाय मनी, लेट्स से. तो अगर मैं पैसे के पीछे ज्यादा भागूं और काइंडनेस की एक्टिविटीज बहुत कम करूं, तो मुझे मजा नहीं आ रहा लाइफ में. आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बट वही काम मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, बट साथ साथ मैं हर हफ्ते एनजीओ चला जाता हूँ, बच्चों की मदद कर देता हूँ, शेल्टर में कुछ दे देता हूँ, किसी पेट्स को, एनिमल्स के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ. आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स माई कोर वैल्यू एंड दैट मेक्स यू फील दैट आई अचीव्ड समथिंग. तो स्मॉल अचीवमेंट्स, बिग अचीवमेंट्स, तो वो पढ़िए. 9 इमोशनल नीड्स हमारी. बट ये 9 की 9 इमोशनल नीड्स के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. बट यही दिस इज वेयर इंट्रोस्पेक्शन हैपेंस, कि आप जब समझोगे ना कि 9 चीजें हम सब ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट. और ये जरूरी नहीं कि वो 9 के 9 आप हर समय पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट तरीके से फुलफिल कर पाओगे, राइट. बिकॉज आपका दिमाग क्या बोलेगा कि यार इमोशनल इंटीमेसी नहीं, यार नहीं है, मुझे पास कोई है ही नहीं अभी, किससे मैं बात करूं, राइट. लेकिन लाइक आई मेंशन्ड कि हर समय पिज्जा नहीं मिलेगा, राइट. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कि इफ नॉट 100%, 40%, 50%, 60%, एक ऐसा पॉइंट जहां तक एटलीस्ट फुलफिल तो कर पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं ना. एंड एटलीस्ट अगर नहीं भी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो हम एटलीस्ट ये भी समझ पाएंगे कि दिस इज वॉट इज हैपनिंग विथ मी, दिस इज व्हाई आई एम फीलिंग थोड़ा लो, थोड़ा ऑफ. दैट विल नॉट लीड मी टू एक्ट इम्पल्सिवली इन अदर वे. दिस गेट्स मी टू अ गुड पॉइंट कि जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है ना, इमोशन क्वोशिएंट की बात आती है, लोगों को लगता है कि इसका मतलब होता है दूसरे लोगों की इमोशंस कैसे समझे. जो दूसरे लोगों को अच्छे समझता है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है. एंड आई थिंक दैट्स, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. जो खुद को समझता है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है कंपैरेटिवली टू दूसरों के, क्योंकि आप जितना खुद को समझते हो उतना ही दूसरों को समझते हो. एग्जैक्टली, बिल्कुल. जैसे आप होते हो वही आप रिफ्लेक्ट करते हो या वही चीजें ढूंढते हो दूसरों में. बिल्कुल. सो अगर आप खुद को समझते हो तो आप दूसरों को समझते हो. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों को समझते हो लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं पता. एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट लोगों को ऐसा कैसे लगता है. एंड सो द पॉइंट हियर इज कि जब भी लोगों को लगता है कि यार मुझे दूसरों को समझना चाहिए, स्टार्ट विद योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. डिग डीपर, राइट. डिग डीपर. लेट्स स्टार्ट विद योरसेल्फ, बिकॉज़ दूसरों को उतना ही समझ पाओगे जितना खुद को समझते हो. बिल्कुल, वेरी एक्यूरेटली सेड. एंड सो आई हैव अ मेंटोर, ओके, एंड माय कोच जो मेरे साथ काम करते हैं. मैंने बोला कि यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मिसिंग है एंड मुझे अब यहाँ से ग्लोबल लेवल पे जाना है. अभी मैंने X नंबर अचीव कर लिया, अब मुझे यहाँ से मैं 10X कैसे जाऊँ, ओके, XYZ व्हाटएवर दैट गोल वाज, कि मुझे. तो उसने बोला कि ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंड मुझसे पूछा था कि क्या मिसिंग है, ओके. तो मैंने बोला कि यार मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा फोड़ रहा हूँ, मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड उसने मुझे बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी नज़रों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू किल कर रहा है लाइफ, बट तेरी नज़रों में तुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, ओके. तो ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम लग रही है. एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं तो, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है, मुझे तो इधर से बहुत आगे जाना है, समथिंग लाइक दैट. सो ही सेड एक्सरसाइज ये है, अगले सेशन तक, अब मुझे 15 दिन का गैप है, 15 दिन के सेशन तक उसने बोला रोज सुबह उठ के खुद से एक क्वेश्चन पूछ, हु एम आई. जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ, राइट, बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, खुद अंदर से क्या जवाब आ रहा है,
Are you a son? Are you a father? Are you an entrepreneur? Are you a leader? Are you ambitious? Are you kind? Are you, या बड़ी बड़ी लाइनें कुछ लिखनी है कि मैं तो वर्ल्ड का ये एक सन हूँ, क्या आता है अंदर से. एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज टू डू. हर किसी को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम आइडेंटिटी होती है. 100%. कि हम खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम खुद को जैसे देखते हैं वैसे एग्जैक्टली आप मुझे नहीं देखते. हाँ, या दूसरा जो मुझे पॉडकास्ट पे देख रहा है, जो व्यूअर है, वो मुझे ऐसे नहीं देखता. बिल्कुल. मेरी नज़र में मैं जैसे खुद को देखता हूँ, इट्स डिफरेंट देन हाउ यू सी मी वर्सेस हाउ अदर पीपल सी मी. एंड वो आइडेंटिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सॉफ्ट स्पॉट सबके है कुछ ना कुछ. आप उस पेनफुल स्पॉट को टच करोगे तभी पता चलेगा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. आप भागते रहोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो आई थिंक इट्स अ गुड, वेरी गुड एक्सरसाइज अंदर सोचने के लिए, अंदर जाने के लिए. गाइस, ये नोट बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मे बी साउंड कर रहा होगा कि ओके ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट. मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई है. आई एम श्योर कि आप लोगों की बहुत हेल्प होगी. एंड मेरे जितने मेंटर्स हैं, मैं जितने लोगों को देखता हूँ जो बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने बहुत किल किया अपनी लाइफ में, उन्होंने भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज इसी टाइप की करी है टू एक्चुअली मेक देमसेल्व्स बेटर. सो 3 एक्सरसाइज आई एम गोना रिपीट इट अगेन. फर्स्ट वाज, हमने डिसाइड किया कि गुस्से कंट्रोल करने के लिए जो एक्सरसाइजेस करनी है, जो आपने बताया, राइट, बॉडी को ऑब्जर्व करो. हर टाइम जब गुस्सा करते हो तब ऑब्जर्व करो कि ओके क्या फील हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ, मैंने गुस्सा क्यों किया, क्या मैं किसी के जैसा बनते जा रहा हूँ, किसी के जैसा रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या गुस्से में मैंने जो बिहेवियर दिखाया वो कहीं से आ रहा है, क्या मेरे पापा ऐसा करते थे कि मम्मी ऐसे करती थी. ऑब्जर्व क्या करते हो तुम गुस्से में. सेकेंड इज, ये 9 चीज़ें लिखो एंड खुद से क्वेश्चन पूछो कि ये 9 चीज़ें तुमको कहाँ से चाहिए. हो सकता है रिपीटेटिव आंसर्स हैं एंड इट्स फाइन, स्टार्ट समवेयर. एंड थर्ड एक्सरसाइज इज, खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो कि हु एम आई. एंड जब ये क्वेश्चन पूछोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके मे बी जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन रहा हूँ, या मैं जहाँ जा रहा हूँ, या जो मैं करना चाहता हूँ, सब में बहुत मिसमैच है. एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे फुलफिल नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कंटेंट नहीं लगता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पेरेंट्स की बात करते हैं. बिल्कुल. ओके, इमोशंस एंड पेरेंट्स. तो आई हैव नोटिस कि ये सारी जो नीड्स होती हैं, जो हर बच्चे को लगता है, हर इंसान को लगता है कि मैं कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, मुझे गुस्सा आ रहा है ज़्यादा, मुझे फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा फील होता है, मुझे हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाती है, मुझे लोनली फील होता है, मुझे उदास फील होता है, सैड फील करता हूँ, मिसअंडरस्टूड फील करता हूँ. बहुत कुछ इन सारे इमोशंस का जो रूट है, जो सोर्स है, वो बचपन में आपकी रिलेशनशिप कैसी थी अपने माँ बाप से, उस पर डिपेंड करता है. बिल्कुल. एंड कैसे आपके माँ बाप की रिलेशन आपस में थी, उस पर डिपेंड करता है. बिल्कुल. एंड आपके साथ कैसी थी और वो लेकिन करते क्या थे, उस पर भी डिपेंड करता है. बिल्कुल, 100%. राइट. सो टेल मी, बहुत लोगों को इमोशंस की जब बात करते हैं तब फर्स्ट चीज़ लोग बोलते हैं कि यार मेरे ना माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है. एंड जब आप पेरेंट्स से बात करो तो पेरेंट्स बोलते हैं यार ये मेरा बेटा मुझे समझता ही नहीं है, मेरी बेटी मुझे समझती ही नहीं है. सो ये क्यों मिसमैच होता है? राइट. आई थिंक अगेन वो हम जो एक POV होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू समझने का, एक बिटर पर्सपेक्टिव, बिगर पर्सपेक्टिव, हम खुद को समझा नहीं पाते ये चीज़, ना पेरेंट्स ना बच्चे, कि देयर इज ऑलवेज अ बिगर वे टू सी थिंग्स, देयर इज ऑलवेज अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ थिंग्स. राइट. आप इस पॉडकास्ट को इन कैमरे से देखोगे अलग चीज दिख रहा होगा, एक बर्ड्स आई व्यू से देखोगे कुछ और दिख रहा होगा. राइट. एंड दैट विल बी वेरी इनसिग्निफिकेंट. राइट. सो सेम चीज़ है यहाँ पर कि अगर मैं एज अ पेरेंट बोलता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे समझते नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज समवेयर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं. सेम गोस विद किड्स बच्चों को भी लग रहा है कि यार मैं इतना करना चाह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स पिछले जनरेशन को समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ चेंज हो चुकी है, दुनिया चेंज हो चुकी है, मुझे अब तो दुनिया कुछ और तरीके से काम कर रहा है, मेरे पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहे. तो ये मिसमैच है ना कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते. ये भी एक स्किल है. तो इसको कैसे ब्रिज करें? राइट. अगेन स्किल का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कम्युनिकेशन. एक सिंपल सी फंडा, जब आप कम्युनिकेट करते हो ना एक दूसरे के साथ कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम फीलिंग, जो नहीं करते लोग. सुनने में कितना आसान सा आंसर लगा कम्युनिकेशन, बट रियलिटी लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं. लोग ट्राई करते हैं लेकिन होता नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. अब क्या होता है कि जैसे मैंने कम्युनिकेट करना चाहा कि अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ मैं कि यार मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को. वाई? बिकॉज उनकी लाइफ का देखने का नजरिया कुछ और था. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ जॉब छोड़कर मुझे स्टार्टअप करना है, माई पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज उनको फाइनेंशियल रीजन दिख रहे हैं या अथॉरिटी वाले रीजन दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है. लेट्स गो टू दैट डेप्थ.
हम क्या बात करते हैं ना कि मुझे जॉब छोड़नी है, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप समझ क्यों नहीं रहे? इतनी छोटी सी बात आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं मना करने के सोर्स पे। बहुत बार डेप्थ में जाओ तो भी नहीं, हाँ ये भी होता है, अनरीजनेबल होते हैं हाँ, बच्चे या पेरेंट्स। बिल्कुल होता है, ये भी होता है। अब यहाँ पे समझ पाना कि लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि आप समझो, मैं आपको इस लॉजिक से इस लॉजिक से इस लॉजिक से इस लॉजिक से इस रीजन से बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए सही है या गलत है। बच्चे बोलते हैं नहीं यार आपको नहीं समझ आता। एंड सेम बच्चे कभी कभी करते हैं कि मम्मी पापा यू नो इसकी वजह से ऐसा होगा, इससे ऐसा होता है, फिर उससे वो होता है, आज के ज़माने में ये चीज़ें हो गई, इससे ज़्यादा क्या होगा, ये गलत है ये सही है, इस तरीके से दुनिया चल रही है, इस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ। और ये सारे लॉजिक्स और रीजंस आपके सामने, देखो आप सही है। तो वहाँ बोलते हैं अरे तुमने दुनिया नहीं देखी, हमने देखी, तुम्हें क्या पता। राइट। और दोनों में दोनों समझने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ ट्रू, ऐसे तो मेजोरिटी केसेस ही होते हैं। तो आइडियल केस वहाँ तक कि मान लो हम डेप्थ पे जाते हैं और चीज़ें समझ जाते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला केस जहाँ पे इतना बिलीफ सिस्टम इतना रिजिड और इतना स्ट्रांग है, जहाँ पे कोई समझने के लिए रेडी नहीं। तो पहला केस था जहाँ पे बिलीफ वॉज फ्लेक्सिबल, दोनों के पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, समझने की मेच्योरिटी थी, समझ गए। सेकंड पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है बहुत बिलीफ सिस्टम। जैसे आप एग्जैक्टली वर्ड यूज किया बायसेस, कि जब रिजिडिटी बिलीफ में आती है तो बायसेस और बढ़ जाते हैं। राइट कि मैं कहूंगा कि यार मैंने दुनिया देखी है तभी मैं एडवाइस दे सकता हूँ, तुमने क्या दुनिया देखी, तुम कौन होते एडवाइस देने वाले, या कौन होते सोचने वाले इस तरीके से नया। तो ये रिजिडिटी बिलीफ है मेरे में, अब मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो नाउ एज अ किड और एज अ फ्रेंड ऑफ माइंड उनको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना केपेबल है कुछ समझने के लिए नहीं, और मैं किस चीज पे अपना हाथ पैर मार रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिख गया कि मेरे पेरेंट इस लेवल पे केपेबल है चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, समझने के लिए, तो उस तरफ हम जाएंगे नहीं अगर कैपेबिलिटी नहीं है। रादर हम खुद को उस पॉइंट पर ले जाएंगे जहाँ पे वो समझ सके। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप में करना चाहता हूँ, मेरे फादर को समझ नहीं आएगा ये पर्टिकुलर चीज़, बट उनको ये समझ में आएगा कि मैं पैसे कमाने ले जाऊँ, मैं पैसे कमा कर ले आऊँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ पैसे कमा कर, या खुद को स्टैब्लिश कर दूँ, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम उनको स्टार्टअप से नहीं था, प्रॉब्लम उनको पैसे से था, और वो समझ नहीं पाएंगे। मैं नोटिस किया है कि बहुत लोगों का बिलीफ सिस्टम जो होता है, हाँ, वो इतना ज़्यादा रिजिड होता है, इतना ज़्यादा, मतलब वो एक तरीका उन्होंने मान लिया तो वैसे ही चलता है, वो फ्लेक्सिबल कर ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल राइट। अब मे भी आपने बोला कि जैसे पैसा कमाना इज अ थिंग, मेरे सामने आई हैव सीन केसेस कि पापा कमाते थे किसी के 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये, छोटी सी एक नौकरी थी, उसके बाद बच्चे ने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के, जो 1 लाख रुपए उसको मिलने वाले थे गवर्नमेंट से, वो छोड़ के और बिजनेस स्टार्ट किया। 4-5 साल हो गए, अब वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये महीना कमाता है। उसके बाद भी आज भी पापा मानने के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है कि ये कुछ यहाँ तो गलत काम करता है, या ये इससे सब छिन जाएगा, जो जल्दी आता है वो जल्दी चले भी जाता है। सो पैसा भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट बिलीफ सिस्टम। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्हें वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, आज भी वो अपने बच्चे को गलत ही मानते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स इन माई फ्रेंड सर्कल। 100%। आई थिंक वहाँ भी अगर आप ये बात नोटिस करो कि वहाँ पैसा रीजन नहीं है, देन वहाँ पर ये रीजन जो आपने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया, फ्रेज यूज किया, कि जो जल्दी आता है, जैसे जल्दी होता है वो जल्दी चला भी जाता है। तो ये बिलीफ सिस्टम क्या है वहाँ पर कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो फास्ट पेस में होगा वो उसी अकॉर्डिंगली डाई डाउन भी करेगा। नो, सो माय पॉइंट वाज, पहले उनका बिलीफ सिस्टम था कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ. दूसरा बिलीफ सिस्टम था कि अगर नौकरी छोड़ दी तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। फिर वो तब चेंज हुआ, जब पैसे कमाने लग गए तो फिर लगा कि चले जाएगा। तो हर थोड़े दिन में एक नया रीजन, जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं माँ बाप स्पेसिफिकली या बच्चे स्पेसिफिकली, जिसमें वो अपने ओरिजिनल डिसीजन को अपने ईगो की वजह से सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। Where does it come from? नोटिस करोगे सबसे कोर रीजन क्या है? डिसरिस्पेक्ट। अगर मैं अपने बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ एज अ पर्सन हु इज, बिकॉज मैंने हमेशा अथॉरिटी में रखा है उसको अपने, मी एज अ फादर हैव ऑलवेज पुट माई चाइल्ड अंडर माई अथॉरिटी। आई एम द डिसीजन मेकर, यू आर जस्ट अ चाइल्ड। तुम बच्चे हो, मैं बड़ा हूँ, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी है। तुम बच्चे हो, तुम जब बड़े हो जाओगे, कुछ कर लोगे लाइफ में, तब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, मे बी तब देखेंगे, तब का तब देखेंगे। बट टिल द पॉइंट आई विल डू एवरीथिंग टू यू। मैं मारूंगा, पीटूंगा, चिल्लाऊंगा, डांटूंगा, बिकॉज मैं अथॉरिटी पोजीशन पे हूँ। तो मैं समय रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ चाइल्ड को अपने तरीके से कि दिस इज हु यू आर, आई कैन रिस्पेक्ट यू द वे यू आर। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट गैप आ गया ना। तो जब बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, मुझे तो कभी आदत ही नहीं थी रिस्पेक्ट करने की इस बच्चे को, क्योंकि मैं अथॉरिटी पे था हमेशा। सडनली द चाइल्ड इज डूइंग मच बेटर, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट जो डिसरिस्पेक्ट वाला इंग्रेडिएंट है, बिकॉज मेरा बिलीफ अलाउ नहीं कर रहा उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज समवेयर इन माई हेड आई वॉन्ट टू बी द अल्फा, आई वॉन्ट टू बी द अथॉरिटी फिगर, येट यू आर अर्निंग मच मोर देन मी, मच बिगर पैकेज देन मी, बट उससे तो फिर मैं कैसे खुद को अथॉरिटी पोजीशन पे लाऊंगा?
तो मैं कुछ ना कुछ रीज़न निकाल दूंगा, कहीं ना कहीं रैंडम रीज़न निकाल दूंगा ये बोलने के लिए कि तुम अभी भी गलत कर रहे हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एट अथॉरिटी। एंड उसको कैसे सॉल्व करें बच्चे? अगेन अब यहाँ पे अगर इतना रिजिड है बिलीफ सिस्टम, अगर इतना रिजिड सच में बिलीफ सिस्टम है, देन यहाँ पे बाउंड्रीज ही हेल्प करते हैं कि आपको देन राइट अमाउंट ऑफ बाउंड्रीज बनाने पड़ेंगे पेरेंट्स के साथ या किसी भी के साथ, ताकि आप उस जगह जाओ नहीं जहाँ पे वो चेंज नहीं होने वाला। अगर दिखता है आपको स्कोप की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो समझ जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, दे केयर फॉर यू, दे अंडरस्टैंड यू, दे ट्राई टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट, देन डू दैट, देन टॉक अबाउट इट। मे बी थोड़ा और शिफ्ट कर लो, फ्लेक्सिबल हो लो अपनी अप्रोच में। बट आपको दिखता है कि इतना रिजिड है, जैसे बहुत आप नोटिस करोगे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि इंटरकास्ट मैरिज करना ही नहीं है। मतलब पॉइंट नहीं कि आप कितना अच्छा पार्टनर लेके आ रहे हो, पॉइंट इसकी इंटरकास्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। रिजिडिटी। तो वो चीज़ आप कितना भी अच्छा पार्टनर ले आओ, आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने खुश हो जाओ, वो ढूंढ लेंगे कुछ मौका आपके नुक्स निकालने का। तो अगेन वहाँ पे बाउंड्रीज बनाओ कि आपको पता है ना कि मेरे लिए कौन सा राइट पार्टनर है, डू दैट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एंड सेम अगर अब ये माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट, मैंने बहुत केसेस में देखा है जहाँ पे पापा चाहते हैं, मम्मी चाहती है कि बच्चा कुछ कर ले, और बच्चे बोलते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, एसेट्रा एसेट्रा, और वो अपनी लाइफ रैंडम पैशन पे, रैंडम चीज़ों पे, या तो आलसी है या डिसिप्लिन नहीं है या कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड इसकी वजह से वो रिजिड रहते हैं और वो चेंज नहीं करते। उन्हें लगता है कि घर वालों की अप्रोच बेकार है, हमें क्या करना है, क्यों करना है, और करना भी तो थोड़ा बहुत करना है, व्हाटएवर, राइट। फॉर सम रीजन माँ बाप सही है और वो चाहते हैं कि बच्चे की लाइफ बन जाए, बट बच्चा बनाना नहीं चाहता। तो इसमें माँ बाप कैसे चेंज करें बच्चे को? अब इस पर्टिकुलर सेंस में क्या होता है, जब अगर हम काफी बार पेरेंट्स क्या करते हैं गलती, वो हैंड होल्डिंग छोड़ना नहीं चाहते, या तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस के चक्कर में, या तो उनको लगता है कि मेरे पास है ही रिसोर्सेज ना, तो मैं क्यों बच्चों को इग्नोर करूं, मैं क्यों बच्चों के नीड्स फुलफिल ना करूं। तो आपने उनको आदत डाल दी एक समवेयर बचपन से ही कि कोई नहीं ये भी ले लो, कोई नहीं ये भी कर लो, अच्छा इतने रुपए चाहिए, आईफोन लेना है, कोई नहीं ले लो, अच्छा यहाँ घूम के आ रहा है, कोई नहीं घूम कर आ जाओ। तो समवेयर हमने आदत डाल दी। सडनली 25 साल की उम्र में हम बोल रहे हैं अब जॉब कुछ काम करके आओ, इट वोंट हैपन इन अ डे, राइट। तो आपको ग्रेजुअल शिफ्ट करना जरूरी है। फिर यहाँ पर मान लो आपने अब कर दिया 25 साल तक, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी उसको ऑप्शंस दो एक तरीके से एक्सप्लोर करने का, एंड धीरे धीरे उसको एक स्पेस दो खुद में बिल्ड करने का ऑप्शन, कि आप आज भी उसको अगर 50,000 रुपये महीने भेज दे रहे हो खर्च करने के लिए, और फिर भी बोल रहे हो कोई बात नहीं ढूंढते रहो और जॉब, तो शायद वो नहीं ढूंढेगा जॉब, बिकॉज उसके तो नीड्स फुलफिल हो रहे 50,000 रुपये से। बंद कर दो 50,000, बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते ना, वो भी रिजेंटमेंट क्रिएट कर देगा अचानक से बोल दिया तो फिर तो आप दुश्मन हो जाओगे उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए। क्या करें? धीरे धीरे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना चालू करो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के राशन तुम्हारे पैसे से आएगा, आपसे छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको नीड मिलेगा कि ओके ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, बट मे बी आई विल डू समथिंग अबाउट इट, देन एस्केलेट इट, देन गिव हिम सम पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड द वेरी सिंपल थिंग ना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान में जितनी सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ती है ना, उतना उसका ओनरशिप लेना वो स्टार्ट करता है। वो बच्चा बोलेगा कि हाँ करता हूँ, तो 50,000 भेज दो। हाँ नहीं, हाँ वही चीज़ है, वहाँ पर डिसिप्लिन हमें चाहिए फिर, बिकॉज हमें क्या वही हमें तोड़ना पड़ेगा। पॉइंट तक वो 50,000 देते जाए। आइडियली तो बचपन में छोड़ देना चाहिए। अब हो गया है। हाँ 25 साल में ये राइट प्रॉब्लम है कि 25 तक इंडिया में स्पेसिफिकली माँ बाप बहुत ज्यादा स्पॉइल करके रखते हैं, और फिर एकदम से एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल कि 25 में अब ये खुद के पैर पे खड़ा हो जाए और एकदम से लाइफ चेंज हो जाए, राइट। और वो नहीं होता, तो उसमें बच्चों की भी गलती, माँ बाप की गलती, हर किसी की हो गई स्टैब्लिश। अब क्या, अब तो क्योंकि माँ बाप का इंटेंशन सही है, वो चाहते हैं कि ये सही बजाए, बिकॉज वो देख सकते हैं फ्यूचर कि 50 साल का जब होगा ये धक्के खा रहा होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल हाँ, एंड हम नहीं चाहते वो करना है, हाँ राइट। तो क्या करें अब? वेट एग्जैक्टली आई मेंशन ना कि हमें धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी लाइफ में, ताकि वो खुद ओनरशिप लेना स्टार्ट करे। बट 50,000 कब बंद करूं इज अ क्वेश्चन। 50,000 एक बार में बंद करना आई वुड से कि बहुत रिजेंटमेंट ऐड करेगा दोनों के लेवल पे, आपके लिए भी नहीं हो पाएगा, आपको गिल्टी फील कराएगा, बच्चे को रिजेंटमेंट फील कराएगा। आप 50 को 40 करो, 40 को 30 करो, 30 को 20 करो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करो, ये कम करो, पैसे कम करो। एंड ये स्लो प्रोसेस होता है, ताकि स्लो में इंसान अडेप्ट करता है आसानी से। सडनली किक मिलता है आपको, अचानक से वो मिलता है आपको, एक पुश मिलता है उस चीज़ को डील करने का, प्रोसेस करना, ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट करते हो एक पर्टिकुलर तरीके से। बट क्या होता है ना कि जब कोई आदत पड़ जाए एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो आपको उतना इंपैक्ट नहीं करता। अच्छा 50 के 40 हुए, ठीक है फिर भी फाइन है, तो आपका धीरे धीरे आपको दिखता रहता है कि ठीक है आई एम फाइन, प्लस ऑल्सो आई नीड टू पुश माई सेल्फ, थोड़ा इधर और ढूंढ लेंगे। अब मुझे 10 ही कमाना है ना, ज़्यादा नहीं कमाना, 10 ही कमाना है, कर लेते। आदत बनाई आपने उस बच्चे को कि 10 के लिए काम करना स्टार्ट करो, डिसिप्लिन वहीं से आ गया। जब 10 कमाना स्टार्ट करेगा तो उसे लगे अच्छा 10 कमा ही रहे ना, 20 भी कमा सकते हैं, फिर 20 पे आप जाओ। तो इससे वो डिसिप्लिन भी ऐड करवा रहे हो, हैबिट भी ऐड करा रहे हो, एंड समवेयर उस पॉइंट पे आ रहे हो जहाँ पे विदाउट अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट द सन एंड द चाइल्ड। ये फैमिली बिजनेस सिनेरियो में कैसे होगा? जैसे बच्चा अगर फैमिली बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब
जाता है, जाके बैठ के 2 समोसे खा के वापस आ जाता है। अगेन वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहाँ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगे, वहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा दुकान है शूज़ का, राइट, मेरे फैमिली का दुकान है शूज़ का, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, लेट्स से कि तुम सोशल मीडिया का मैनेज करो, कि हाउ टू ब्रिंग, आपने एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करी, तो समवेयर उस बच्चे से कनेक्ट भी कर रहा है, समथिंग द चाइल्ड लाइक्स, एंड समवेयर आप उसको भी दे रहे हो कि तुम्हें इससे इतना अट्रैक्शन क्रिएट करके लाना है, एंड वो धीरे धीरे उसको मौका दो उससे ग्रो करने का, डेवलप करने का, इवॉल्व करने का। आई स्टिल डोंट नो कि ये सही तरीका है सॉल्व करने का कि नहीं, ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि जब आप बच्चों से बात करो वो बोलते हैं कि यार माँ बाप कंट्रोल करते हैं, कुछ करना ही नहीं देते उनको, मतलब हम क्या बिजनेस करें, क्या काम करें जाके, फिर इसलिए जाके हम बस बैठ जाते हैं चुपचाप से और बैठ के घर आ जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि इसे बैठ रहता है, कुछ करता ही नहीं है, एंड इट्स अ डायनेमिक जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली, बिकॉज यहाँ पर हमने तो एक डायरेक्शन की बात करी, बट रियलिटी में क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ये कि हम जनरली मोस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली ऑपरेट इन एक्सट्रीम्स, इधर ब्लैक और इधर वाइट। सेकेंड थिंग, अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो फॉलोज। क्रिटिसिज्म से कभी चीज़ें बेटर नहीं होती है। हमें लगता है कि हम नेगेटिवली इमोशंस में डाल के बच्चे को फील करा देंगे कि भाई कुछ तो तुम फील करो ना गंदा, गिल्ट में कर लेगा, लेकिन एक्चुअली हर के लिए वो मोटिवेटिंग फोर्स नहीं होता है। इनफैक्ट वो आपको पुश नहीं करता अच्छे तरीके से। एक बड़ा फनी एग्जांपल है कि अगर देयर 2 ways टू लूज वेट, आप ईयरफोन लगाओ और पार्क में चक्कर काटो, राइट, पार्क में रनिंग करो। तो जब आप ईयरफोन लगा के पार्क में चक्कर काटोगे, रनिंग करोगे, तो यू विल बर्न सम कैलोरीज, यू विल रन फॉर सम किलोमीटर्स एंड यू लूज सम वेट। द सेकंड वे ऑफ रनिंग एंड द सेकंड वे ऑफ लूजिंग सम वेट, दैट इज बीइंग चेज्ड बाय अ डॉग। उस केस में आप ज़्यादा भागोगे, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, ज़्यादा जल्दी पतले हो जाओगे, बट विच वन विल बी सेटिस्फाइंग फॉर यू? फर्स्ट वन, ऑब्वियसली, राइट। सेम गोज हियर एज वेल। हम जब सोचते हैं ना कि मुझे नेगेटिव इमोशंस फ्यूल करती है, मुझे जेलसी होता है, तब मैं बहुत पुश करता हूँ खुद को, मुझे मजा आता है कुछ compete करने में। जब मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है तब मैं करता हूँ कुछ अच्छा काम, तब मैं फाइनली कुछ रिजल्ट निकल कर लाता हूँ। बट रियलिटी में आपके लिए सारा सिस्टम को, सारे प्रोसेस को अनप्लेजेंट बना देता है। अब अनप्लेजेंट जब बन गया ना वो सारा सिस्टम, तो अगली बार आपका दिमाग उससे हिचकेगा अगली बार फिर से स्टार्ट करने के लिए। ये सेम गलती काफ़ी बार पेरेंट्स करते हैं कि ओवरली क्रिटिसाइज कि कितने बेशरम हो, घर में बैठे हुए, अभी तक 9 बज के उठा नहीं हुए, क्या कर रहा है भाई। अब ऐसे क्रिटिसिज्म के साथ कॉन्स्टेंटली हमें लग रहा है कि हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू से पुश कर रहे, फ्यूल कर रहे, मोटिवेशन दे रहे हैं, कम से कम उस कारण तो उठ जाए। बट डजंट हेल्प। कम्युनिकेशन, टॉक अबाउट द फीलिंग्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एंड अ वेरी सटल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सको। बट अगेन लाइक यू मेंशन, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, हर एक वेरिएबल को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वेरिएबल मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग सोल्यूशन फिर क्रिएट होता है। यू राइटली सेड, जब अपने तुम पे डाउट करने लग जाएं या अपने तुम्हारे को गाली देने लग जाएं या तुमको इंसल्ट करें ना, अपनों से दूर हो जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जज्बा नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई भी तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि रिलेशन वापस बन जाएंगे। बिल्कुल, तुम रिस्पेक्ट वापस जीत जाओगे लोगों की। जो तुम्हें आज डाउट करते उनको चेंज कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा हौसला आज टूट गया ना, तो तुम वापस हौसला नहीं बना पाओगे। बिल्कुल, तो जो भी हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है उससे दूर हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिकली घर वालों से। हाँ, बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्सट्रोवर्ट्स बेटर होते हैं इमोशंस दिखाने में? आई थिंक समवेयर, मतलब उस प्रोसेस में उनको कॉन्फिडेंस समवेयर इस पार्ट का होता है कि हम कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। बट उसका भी पार्ट ये भी आता है कि इंट्रोवर्ट्स आर बेटर एट प्रोसेसिंग इमोशंस, एक्सट्रोवर्ट्स आर बेटर एट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, इंट्रोवर्ट्स आर बेटर एट प्रोसेसिंग इमोशंस। एक्सट्रोवर्ट कुछ भी दिए जा रहे हैं बिना प्रोसेस कर रहे। नहीं, ऐसा नेसेसरीली, बट काफ़ी बार ये भी होता है कि इंटरनल से काफ़ी प्रोसेस करने की समय चाहिए। You need some time to reflect upon that thing, think about that particular thing. वो इंट्रोवर्ट थोड़ा बेटर कर पाते हैं एक्सट्रोवर्ट से, बिकॉज वो ज़्यादा समय खुद के साथ बिताते हैं। एक्सट्रोवर्ट का उल्टा है उस पर्टिकुलर सेंस में। तो कौन ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है? हाँ, ऐसा पर्टिकुलरली आई थिंक ऐसा कुछ डिफिनिटिव नहीं कह सकते कि कौन बेटर होता है। डिपेंड्स ऑन द पर्सन एट द एंड ऑफ द डे कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। अगर वो अवेयर है तो वो बेटर कर लेगा। बट डोंट यू थिंक कि बिकॉज एक्सट्रोवर्ट अगर इमोशंस अपने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो देन वो लाइफ में उसको चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। 100%, वो तो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रमोशन चाहिए तो एक्सट्रोवर्ट प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, कब बता रहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो एक एडेड एडवांटेज है उनके साथ। बिल्कुल।
है ऐसा? वो तो है ही, बट वो अगेन एक्सप्रेशन वोंट ऑलवेज बी नाइस इन पर्टिकुलर सेंस कि हर समय फायदा भी नहीं दे रहा आपको वो. ओके, समटाइम्स वो ओवर भी हो जाता है. डाइसी. हाँ नहीं, बट जैसे ये तो बात जरूर है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स बिकॉज दे कैन स्पीक अबाउट व्हाट दे वांट. इंट्रोवर्ट्स ऑफन डोंट, तो वेट करते वो सिचुएशन आने का कि ऐसा कुछ होगा फिर देख लेंगे, ट्राई करेंगे, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते. फेयर. तो वो पॉइंट आता है. ओके, टेल मी, दो लोग एक रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स हमारी जनरेशन की हो गई कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड एक तो बज़वर्ड बन गया, दैट इज फर्स्ट. सेकंड इज लोगों को लगता है कि यार पार्टनर्स ना इमोशनली अनअवेलेबल है. हाँ, इंटेलिजेंट तो छोड़ दो. सो फर्स्ट मेरे को एक डेफिनेशन बताओ कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, एंड देन सेकंड पे आते हैं हम लोग कि कैसे कोई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकता है अपने पार्टनर के साथ. राइट. सो जब हम इमोशनल अनअवेलेबल की बात करते हैं तो ये एक जेनरिक टर्म यूज़ कर लेते हैं लोग काफ़ी बार कि मैं पार्टनर इज इमोशनली अनअवेलेबल, बट रियलिटी में वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, ये सच में वो इमोशनली अनअवेलेबल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क. तो इमोशनली अनअवेलेबल दो तरीके से हो सकते हैं. पहला, इंसान सच में इमोशनली अनअवेलेबल, उसको पता ही नहीं कि इमोशंस होते क्या, एक्सप्रेस कैसे करे, ऑब्जर्व कैसे करे. दूसरा, वो इंसान सिर्फ आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल बन रहा है बिकॉज वो सच में उस लेवल ऑफ इंटीमेसी आपके साथ बिल्ड नहीं करना चाहता है. तो मतलब आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहता है, हाँ, बाकी आपसे वो इमोशनल बनाना नहीं चाहता है. हाँ, उसको क्लियर है, बट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है. आपको लग रहा है कि शायद ये कर लेंगे तो शायद हम और क्लोज आ जाए, ये कर लेंगे तो शायद हम और क्लोज आ जाए. चेंज होते हैं लोग बहुत कम. सी, अगर आपको तो डे वन से जो डिसाइडेड है, लोगों ने बोला कि यार नॉट मैं इसके लिए जा रही हूँ रिलेशनशिप में, इसके लिए जा रहा हूँ रिलेशनशिप में, वो चेंज नहीं होता. डिपेंड, वो चेंज हो सकता है बिल्कुल, बट अगर आपका इंटेंशन ही वही है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है पर्टिकुलर चीज़, आ वेरी फोकस्ड एंड वेरी डिसाइडेड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, देन बहुत कम चांसेस चेंज होने के. एंड काफ़ी बार चेंज अगर हो भी जाता है तो आपके बिहेवियर में वो चेंजेस दिख जाएंगे. प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैंने एक आइडिया क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि मुझे ये पर्सन चाहिए, राइट? तो मुझे उस आइडिया के साथ फिक्सेटेड हूँ मैं, तो मैं उनके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहा हूँ. वो सच में बिहेवियर उसके अलाइन कर रहे हैं उसके वर्ड्स के साथ, उसके एक्शंस के साथ? प्रॉब्ली नॉट. तो मुझे वो बिहेवियर स्टडी करना भी जरूरी है. हम क्या करते हैं, वो एक्साइटमेंट को स्टडी करते हैं. द पर्सन इज शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टुवर्ड्स मी, तो मे बी शायद ही लव्स मी. हम उसको रीड बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं, लेकिन वो बिहेवियर और वर्ड्स के तो साफ साफ बता रहा है कि डज नॉट वांट यू. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट कर देता है इंसान, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, राइट? तो ऑब्जर्व कर पाना कि एग्जैक्टली वेयर यू हेडेड देयर. ओके, गिव मी एन एग्जांपल, मेक इट बेसिक, कि जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या 2-3 बातें कर सकते हैं जिससे पता चलता है क्योंकि ये इमोशनल अवेलेबिलिटी, ये इमोशनली अवेलेबल है वर्सेस ये नहीं है. दे ऑफन अ गुड लिसनर्स. They take the time to observe you, understand you, and listen to you very very well. ये पहला चीज़. दूसरी बात, वो सुन के समझते हैं चीज़ों को. अब एक तरह क्या होता है, सुनना एंड इस कान से घुसाना, इस कान से बाहर निकाल देना. दूसरा पार्ट कि मैं सुन रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, फॉर्मिंग एन इमेज एंड ओपिनियन ऑफ यू, एंड उस अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो मैंने बात करी कि आपको ये चीज़ें पसंद थी, मुझे ये चीज़ें पसंद थी, फाइनली मैंने ओपिनियन बनाया कि अच्छा आपको ये चीज़ें पसंद है, देन मेरा अगला रिएक्शन कॉन्वर्सेशन में भी उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत होने वाला है. Shows that I'm emotionally capable of understanding and getting in some sort of information as well, right? And तीसरी चीज़, सबसे बेसिक चीज़ अगेन यहाँ पर आती है कि डेप्थ कहाँ पर है उस पर्टिकुलर पर्सन का इमोशंस के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप कुछ तरीके से यू गोइंग डाउन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो पर्सन इज एबल टू फाइंड वेज टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, एंड नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम पॉइंट की एस्केप करते इससे, कि आप बोल रहे हो कि यार मुझे बहुत लो फील हो रहा है, बहुत बुरा लगा, बॉस ने डांट दिया, अब लोग कोई नहीं, चलो पार्टी करने चलते हैं. डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट टाइम, वो भी डिनोट करता है कि वो पर्सन कितने उस टच में इमोशंस के. तो जब समझ पाओगे ना आप कि ये पर्सन सैड फील कर रहा है सच में, कि उसे बॉस ने डांट दिया, तो उस पॉइंट मुझे एज अ गुड लिसन होने की ज़रूरत है, ना कि पार्टी करने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है इंटरनली कि पार्टी करने सब सही हो जाएगा, बट समवेयर वो मुझे ये बताता है ना खुद के बारे में कि मैं भी यही खुद के साथ करता हूँ, राइट? तो ये भी एक डेप्थ को बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू कैरी एंड हाउ डू यू हैंडल विथ योर ओन इमोशंस एंड प्रोसेसेस एज वेल. बट अगेन, मोर देन क्वेश्चंस, इट इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन. हम काफ़ी बार वो स्टिक कर जाते हैं कि ये 5 क्वेश्चन पूछो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा अपने पार्टनर के बारे में. बट रियलिटी में क्या ना कि मत पूछो कुछ क्वेश्चंस, जस्ट ऑब्जर्व हाउ द पर्सन इज रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. जस्ट ऑब्जर्व हाउ ट्रूथफुल आर दे टू देमसेल्व्स, टू यू एज वेल. तो आप जब छोटी छोटी ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आना चालू कर जाएगा पर्सन क्या है, एंड देन ऑटोमेटिकली आपका ओपिनियन बनना चालू हो जाएगा उस इंसान के बारे में कि मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है. तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ऑब्जर्वेशन.